Okay, so hello students and welcome back to your channel solution series CBSE class 6 to 12। देखिए आज जो है हम आपके लिए नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेकर के आगे हुए हैं। ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इट वाज बेस्ड ऑन पेज नंबर 24, ठीक है। अच्छा, आप जो है आंसर देख करके ही जो है स्टॉक में आगे होइएगा कि पता नहीं कितना बड़ा आंसर जो है लिखवाने वाले हैं हम आपको इस वीडियो में, लेकिन डोंट वरी, वैसे आपका कंसर्न जो है वो सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक है, आपको जो है केरोसिन और पेट्रोल का एक मिक्सचर है जिसको कि आपको सेपरेट करना है। अच्छा, ध्यान रखना है कि यहाँ पे केरोसिन और पेट्रोल जो है दो कैसे लिक्विड्स हैं, दोनों जो है मिसेबल लिक्विड्स हैं। मतलब कि जब आप आपस में इसको जब आप मिक्स करेंगे तो ये पूरी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं। अच्छा, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी बोला है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट के जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर जो डिफरेंस है ये 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दिया हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जैसे दो लिक्विड है इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा है, यानी कि सेल्सियस में 25 डिग्री का डिफरेंस है, तो क्या आप बता सकते हैं कि केल्विन में अगर हम इनके टेम्परेचर का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से जो है हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों का जो है मतलब इस टॉपिक पे कितना कमांड है, तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है, विच आर मिक्सेबल विथ ईच अदर, और दोनों आपस में क्या है, मिक्सेबल है। तो इनको जो है हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, अब चले यहाँ पे देखिए कि आंसर जो है हम ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन कर चुके हैं। तो देखिए हम क्यों बोल रहे हैं कि आंसर थोड़ा लंबा है, ऐसे तो इस फिगर में डायग्राम भी होना चाहिए था, लेकिन देखिए सबसे पहले कि अगर ये क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट के फॉर्म में आता है, सपोज कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है, तो सिर्फ ये आंसर आपके लिए काफ़ी है। ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं, ये 2 लाइन का आंसर आपके लिए काफ़ी है। लेकिन सपोज दैट कि अगर आपसे ये क्वेश्चन 4 नंबर में 5 नंबर में पूछता है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछता है, तो उस केस में आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इसका मेथड भी लिखना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं ना, मैं समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपको हाउ विल यू सेपरेट, अगर आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं 4 नंबर 5 नंबर, तो ऐसे फ्री का मिलेगा नहीं आपको, उसके लिए थोड़ा मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। समझ गया ना? यानी कि ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग किसी में भी आ सकता है। तो मैं चूँकि आपको जो है पूरा इसका प्रोसेस लेकर के चला हूँ, ताकि सपोज दैट कि अगर ये लॉन्ग में भी आ गया आंसर तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप में आता है तो आप जो है बस ये 2 लाइन जो है लिख करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा, we can separate the mixture containing kerosene and petrol जिनका difference in their boiling point is more than 25 degree Celsius by using a method of simple distillation। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन जो मेथड है इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जरा देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन बोलता है कि अगर 2 मिक्सेबल लिक्विड्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, इफ इट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, then we can use simple distillation process। लेकिन suppose that कि if the differences in their boiling point is less than 25 डिग्री सेल्सियस, उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो अपनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो उस केस में ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो लगाना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है बात ना? जैसे कि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम लोग एयर वगैरह, एयर में जो बहुत सारे गैसेज हैं उसको अलग करने के लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि
आप जैसे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो पेट्रोलियम में के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स वगैरह, लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह आते हैं। तो ये सब जो है आप उस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग बोलते हैं। तो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। अब जरा देखिए, तो मतलब इसीलिए मेंशन किया है टेम्परेचर को, क्योंकि ध्यान रखना है ये भी आपको, आप जब भी क्वेश्चन रीड आउट कीजिए ना, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आपको साइंस का आंसर देने के लिए अप टू द पॉइंट, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, ठीक है। साइंस का यही खासियत है, जो पूछ रहा है बस उसी का आंसर आपको देना है ना। साइंस में, साइंस का जो लैंग्वेज है, साइंस का जो एक अपना आंसर है, वो एकदम स्वीट एंड सिंपल होना चाहिए। आप कम से कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस कर दीजिए, है ना, यही कला है। ये कला हर आदमी में होना चाहिए। एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, एक लाइन में वो जितना बात कह देगा ना, हमको लगता है कि और सब बुक जो है उसके लिए 4 लाइन 5 लाइन यूज़ करता है, बट वो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि उनको बच्चों को समझाना होता है। बट एनसीईआरटी को लगता है कि हाँ बच्चे हमारे बहुत तेज़ हैं, है ना, वो सब जानते हैं। तो एनसीईआरटी ये है कि बिना टीचर के गाइड से जो है आप खुद से जो है पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखिए इसका मेथड क्या है, कैसे आप इसको जो है अलग करते हैं। तो बोलता है कि इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन एज शोन इन द फिगर। अच्छा, तो फिगर की जहाँ तक बात है, तो फिगर जो है मैं आपको यहाँ पे एक दे दूंगा, ताकि आप फिगर को देख करके इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड देखिए, बोला है कि आपको क्या करना है कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है, ठीक है। अच्छा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपको क्या करना है कि ये जो मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का, उसको लेकर के आपको हीट करना है, स्लोली हीट करना है, ठीक। अच्छा, अब आपको जो है टेम्परेचर वो रिकॉर्ड करते रहना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है, थर्मोमीटर। तो उससे आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहना है। अच्छा, उसके बाद है कि जो पेट्रोल होता है ना, अब एक चीज़ जानिएगा कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल काफ़ी वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है जो कि काफ़ी आसानी से इवेपोरेट कर जाता है। तो जो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट है वो 35 से 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इवन कि पेट्रोल आप देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं तो इजीली इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पेट्रोल पहले वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि आप पेट्रोल और केरोसिन के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखेंगे तो उसमें पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट आपको कम मिलेगा। तो ये आसानी से पहले इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द मिक्सचर। अच्छा, वेपोराइजेज फर्स्ट एंड द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम। अब इससे क्या होता है, देखिए जब पेट्रोल जो होगा वो इवेपोरेट होना शुरू करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि आप समझ रहे हैं कि जो हीट एनर्जी आप दे रहे हैं इट विल यूज्ड अप बाई चेंजिंग द स्टेट्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका जो पेट्रोल है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात आ गई फिर से, जो कि आप पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। तो इस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर तो आप देंगे बट टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा हीट को लेकर के वो वेपर में चेंज हो रहा है पेट्रोल, तो टेम्परेचर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये कहता है कि टेम्परेचर कब तक कांस्टेंट होगा, तो जब तक कि सारा का सारा पेट्रोल इवेपोरेट ना हो जाए। तो समझ गए आप कि जैसे ही सारे पेट्रोल आपस में इवेपोरेट हो जाएंगे, उसके बाद अब जब आप फर्दर हीट देंगे तो वो हीट अब उस मिक्सचर को मिलेगा। अब हुआ क्या एक्चुअली में कि पेट्रोल जो है वो तो इवेपोरेट हो गया, तो अब जो आपका केरोसिन बचा हुआ है, अब उसका जो टेम्परेचर है अब वो धीरे धीरे गेन करने लगेगा, राइज होने लगेगा उसका टेम्परेचर, है ना। तो बोल रहा है कि अब क्या करना है आपको कि वेपर ऑफ पेट्रोल आर वेपर ऑफ पेट्रोल आर कंडेंस्ड, कुछ गलत लिखा गया है क्या? वेपर्स ऑफ पेट्रोल आर condensed at collected in another container. Condensed petrol are condensed and collected in,
यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एंड होना चाहिए था, कॉन्डेंस्ड एंड कलेक्टेड। यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, कॉन्डेंस्ड एंड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि देखिए जो आपका पेट्रोल जो इवेपोरेट होकर के गया है, ठीक है, तो उसके वेपर को क्या करना है कि वहाँ पे एक है ना कंडेंसर लगा होता है, वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्या होता है कि एक कंडेंसर लगा होता है, कूलिंग चैम्बर होता है। तो वहाँ से जब वेपर पास होगा ना तो वो कूल करता है वेपर को, वेपर कूल होकर वापस से वो लिक्विफाई होकर के जो है आप दूसरे कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। वाइल द केरोसिन रिमेन्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, केरोसिन आपका वहीं पे रह जाएगा। एज सुन एज द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, अब देखिएगा कि टेम्परेचर धीरे धीरे केरोसिन का राइज होना शुरू हो गया, तो उस केस में क्या कीजिए कि आपको हीटिंग स्टॉप कर देना है और इस तरह से एक तरफ आपका वेपर के फॉर्म में और उसको कूल कर लिए तो लिक्विड फॉर्म में आपका वापस पेट्रोल मिल गया और इधर जो है आपके जो फ्लास्क था उसमें केरोसिन बच गया। तो इस तरह से जो है आप इन दोनों मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी है, अगर लॉन्ग में भी आ गया तो ये आपका थ्योरी हो जाएगा, बस एक फिगर हो गया, आपको बनाना पड़ेगा। आपको ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसका एक फिगर, एक सेटअप होता है। मैं इमेज यहाँ पे डाल दूंगा, जहाँ भी होगा मैं एक इमेज दे दूंगा, आप उस इमेज के थ्रू उसको विजुअलाइज करके समझ लीजिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट रह गया हो, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट कीजिए और आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू। नोट डाउन कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आगे हैं, इंटेक्स का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है जरा देखिएगा इसको ध्यान से। बोल रहा है कि नेम द टेक्निक टू सेपरेट, ठीक है, आपको टेक्निक बताना है कि आप जो है कैसे बटर को कर्ड से अलग कीजिएगा, ठीक है, सॉल्ट को सी वाटर से अलग कीजिएगा और कैम्फर को सॉल्ट से अलग कीजिएगा, ठीक है। आपको ये टेक्निक जो है बताना है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइएगा हमको, ये भी कमेंट के माध्यम से आप हमको जरूर बताइएगा कि सपोज दैट कि आपको सॉल्ट और शुगर का एक मिक्सचर दे दिया जाए, सॉल्ट और शुगर का अगर एक मिक्सचर दे दिया जाए तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि आप सॉल्ट और शुगर को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। दोनों को अगर मिक्स करके आपको दे दिया जाए तो आप कौन सा टेक्निक लगाएंगे, कैसे आप उसको अलग करेंगे, आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि हम लोग को क्या करना है। देखिए, बटर को हमको कर्ड से अलग करना है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आप जानते हैं कि बटर को कर्ड से अलग करने के लिए जो टेक्निक यूज करना पड़ेगा उसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जानते होंगे। देखिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसको हम लोग चर्निंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। अच्छा, चर्निंग ऑफ मिल्क आप लोग सुने होइएगा, तो देखिए मिल्क चर्नर आता है, ये किचन में भी आपके यूज होता है, जो नीचे से थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और हैंड से ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो जो है मिल्क आपका चर्न हो जाता है। नहीं होगा तो इसका मैं इमेज जो है यहाँ डाल दूंगा, तो आप इमेज के थ्रू इसको विजुअलाइज कर सकते हैं मिल्क चर्नर क्या होता है। ऐसे तो आप किचन में देखे होइएगा, मतलब आपको ये नहीं पता होगा कि इसी को मिल्क चर्नर बोलते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछेंगे तो पेरेंट्स आपको बता सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है कहाँ इस्तेमाल होता है या मेन ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो होता क्या है कि जैसे कि बटर और कर्ड को ये कैसे सेपरेट करता है, तो इनके जो डेंसिटीज होते हैं ना बटर और कर्ड का, इनका जो डेंसिटीज होता है इसमें डिफरेंस होता है। ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आप वही इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे उनके डेंसिटीज में डिफरेंसेज हो। जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स, अगर उनके डेंसिटीज में अगर डिफरेंसेज हैं तो वहाँ पे आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका बटर होगा, यानी कि घी भी आप बोल सकते हैं, जो घी वगैरह कर्ड से आप अलग करते हैं तो घी जो है उसका डेंसिटी कम होता है, वो लाइटर होता है, जिसकी वजह से वो सरफेस पर आता है। और जो हैवी पार्टिकल्स हैं कर्ड के, उसका जो क्रीम वगैरह होगा वो कहीं ना कहीं नीचे रहता है। तो ये लाइटर होता है जिसकी वजह से वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है और फिर आप उसको किसी तरह से आप
ये कर सकते हैं, आप उसको छान करके जो है उसको निकाल के अलग कर लेते हैं। तो वहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग जो है प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, ऐसे तो देखिए दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस है, इनका जो मैकेनिज्म है काम करने का, मतलब उसमें प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है। दोनों का मकसद जो है एक ही है कि हाँ हमको कर्ड से बटर को अलग करना है। नेक्स्ट बोला कि सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो देखिए अगर आप सॉल्ट को जैसे सी वाटर से अलग करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है सिंपल इवेपोरेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से प्योर नहीं होगा आपका। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि अगर जो सी वाटर है सॉरी, जैसे सपोज दैट कि अगर सी वाटर आप लेते हैं और सी वाटर से अगर सॉल्ट को अगर आप ऑब्टेन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि सी वाटर में बहुत से ऐसे इम्प्योरिटीज मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वैसे इम्प्योरिटीज सपोज दैट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, अगर आप उसको हीट करने पे वो डिकम्पोज हो जाए तो डिकम्पोज होने से क्या होगा कि वो पूरे जो आपका जो प्योर सॉल्ट है उसमें आके मिक्स हो जाएगा, तो फिर से उसको गंदा कर देगा। तो इस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, तो ये जो है ये प्रोसेस ज़्यादा आपको प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करके देगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे तो आप इवेपोरेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इवेपोरेशन में क्या होगा कि हाँ सिंपली जो है जो वोलेटाइल मटेरियल होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, जो वोलेटाइल मटेरियल होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे मटेरियल है जिसको जैसे आप गर्म किए वो टूट गया, डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होकर सॉल्ट के साथ मिक्स हो गया, अब क्या कीजिएगा? उसको कैसे अलग कीजिएगा? तो इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर आपसे सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, आप देखिएगा, तो ये आपको ज़्यादा प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करके देगा। नेक्स्ट है कि कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको दोनों में से अगर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट आपको लग जाए कि ये सब्लिमेट है, तो आप इजीली जो है सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। जब आप इसको हीट करेंगे, कैम्फर क्या है? सब्लिमेट है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? मतलब वेपर फॉर्म में निकल जाएगा और बच जाएगा सॉल्ट। तो यहाँ के लिए आप जो है सब्लिमेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन 3 पे आइए, ये देखते हैं क्या कर रहा है। बोले कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए अब आ गया जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये मतलब आप समझ लीजिए ना कि इवेपोरेशन से, यानी कि जो आपका इवेपोरेशन है ना, उससे ज़्यादा बेटर टेक्निक है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि आपका जो प्योरिटी है, जो कंपोनेंट आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस, उसकी प्योरिटी का गारंटी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये आपको एकदम प्योर देगा, जो भी सॉलिड होगा वो प्योर फॉर्म में देगा। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक है मतलब कि हर जगह आप ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक नहीं अपना सकते। देखिए क्रिस्टल बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर है सेपरेटेड, किस टाइप के मिक्सचर जो है आप इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपको कुछ वैसा मिक्सचर मिल गया, ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि सपोज दैट कि सबसे पहला कि जो कंपोनेंट्स होना चाहिए वो क्रिस्टलाइन नेचर का होना चाहिए, जो सॉलिड आप ऑब्टेन करना चाहते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर का होना चाहिए, तभी तो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो पाएगा ना। अगर वो उस नेचर का ही नहीं होगा तो आप उसको क्रिस्टलाइन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ कि अगर आपको कोई ऐसा मिक्सचर मिल रहा है जो लग रहा है कि ये इवेपोरेशन से नहीं होने वाला, इवेपोरेशन टेक्निक अगर हम फॉलो करेंगे तो उससे हमको प्योर सॉलिड नहीं मिलने वाला है, जैसे कि जिसको हीट करने पे वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो हीट करने पे अगर वो डिकम्पोज हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आई थिंक कि आप इसको समझ गए होंगे। तो ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इसके कंपोनेंट्स जो सॉल्यूबल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अगर कोई मिक्सचर है जिसके वो सॉल्यूबल कंपोनेंट्स है। अच्छा सॉल्यूबल कंपोनेंट्स का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि आप जो है
दोनों कंपोनेंट्स हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आसपास में ही है। अगर बॉइलिंग पॉइंट आसपास में ही है तो आप एक को दूसरे से अलग करना चाहते हो तो उस केस में अगर मान लीजिए कि हीट भी करते हैं तो क्या होगा, दोनों एक ही साथ जो है इवेपोरेट होने लगेगा, तो भी यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम है, आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज करना है। तो व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आप आंसर देखिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखिएगा कि द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि जो आपका प्योर सॉलिड होगा, है ना, तो प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर का होना चाहिए, क्योंकि अगर प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर का होगा ही नहीं तो फिर क्रिस्टलाइजेशन उसका कैसे कर पाइएगा। ठीक है, अच्छा, और भी आप इसमें क्या लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है कि हम लोग आंसर को है लिख चुके हैं। अब देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। तो बोल रहा है कि द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, वैसे कंपोनेंट्स को आप अलग करने के लिए टेक्निक यूज करेंगे दैट कैन। तो पहला तो आंसर देना है कि जब आप उसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता हो। मतलब क्या हुआ कि वो सिंपली क्या हो रहा है कि जब आप हीट कर रहे हैं और डिकम्पोज हो जा रहा है, वो वोलेटाइल मटेरियल नहीं है, तो उससे क्या हुआ कि वो जो आपका प्योर सॉलिड है उसको भी कॉन्टामिनेट करेगा, गंदा करेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि द प्योर सॉलिड शुड बी ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर, है ना, यहाँ ध्यान से देखिए कि जो प्योर सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टलाइन नेचर का होगा प्योर सॉलिड, तभी जो है आप क्रिस्टल फॉर्म में आप उसको ऑब्टेन कर पाइएगा। अच्छा, एंड द इम्प्योरिटीज दैट रिमेन डिजॉल्व इवन आफ्टर फिल्टरेशन। हाँ, और कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज होते हैं जो कि आप फिल्टर कर भी लेते हैं लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद भी वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व भी रहते हैं। तो वैसे इम्प्योरिटीज के लिए, वैसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर वो इम्प्योरिटीज अगर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब आप हीट करेंगे तो वो फिल्टर तो हुआ नहीं है, और सपोज दैट कि वो नॉन वोलेटाइल भी है, तो वो जो आपका जो प्योर कंपोनेंट है ना उसको भी गंदा कर देगा, क्योंकि हीट करने पे वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा और टूटेगा, बिखरेगा, जिससे कि और गंदगी फैलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है इसका प्रॉपर आंसर हुआ। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, फिर भी आपको हम बार बार बोलते हैं कि आपको नहीं समझ में आए कोई भी ऐसा चीज़, क्योंकि अब देखिए हम तो आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कितना समझ पा रहे हैं, यस नो में तो आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा हमको। तो आप जो है इसीलिए कमेंट के माध्यम से हमको बताइए यस नो समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ आपको कहाँ चीज़ें कमी रह जा रही है, कहाँ आपको लगता है कि यहाँ कमी है, तो वो आप बताइए कमेंट करके।